आज हम लोग पैंटिंग स्ट्रेंजर के बारे में डिस्कस करते हैं। पैंटिंग स्ट्रेंजर को के बारे में समझने से पहले हमें इस वर्ड को जानना पड़ेगा, ये पैंटिंग है क्या एंड शिप पे ये कैसे एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये पता है कि सी इज ऑलवेज, सी कंडीशन हमेशा चेंज होता रहता है। सम टाइम इट इज काम, सम टाइम इट इज मॉडरेट, सम टाइम हेवी सीज। तो बेसिकली इसमें जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो एरिया वाटर के कांटेक्ट में है साइड सेल, उस पे सी वाटर का प्रेशर भी एट अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग होता है, ये वेरी करता है। हेवी सीज में स्ट्रेसेस ज़्यादा होता है, नॉर्मल सीज में स्ट्रेस कम होगा, मॉडरेट सी में नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो ये फोर्स जब आउटसाइड से वाटर लगाता है, वाटर कभी भी किसी सरफेस पे फोर्स लगाता है वो उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो फोर्स लग रही है, अगर आप सिंपल समझिए कि शिप का साइड सेल अंदर से कोई सपोर्ट नहीं है और इसमें फोर्स लग रही है, अंदर सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये प्लेट आपका अंदर की ओर मूव करेगा। शिप स्टील का बना होता है, स्टील हैज द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, राइट। तो ये डिफॉर्म होगा अंदर की ओर, और ये जब फोर्स कमेगा, जैसे हेवी सीज है, हेवी सीज में बड़ा फोर्स काम कर रहा है, और जब ये फोर्स, जब सी नॉर्मल होता है उस समय ये घटता है, तो प्लेट बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शिप के सेल प्लेटिंग में फॉरवर्ड एंड आफ्ट का मूवमेंट शुरू होता है, लाइक दिस। अगर ये स्टील प्लेट है और इस पे वाटर प्रेशर काम कर रहा है, अगर पीछे अगर इसको सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसकी रिजिडिटी नहीं बढ़ाई गई है, तो ये बकल होगा, फिर फोर्स घटेगा, धीरे धीरे ये बकल ठीक होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, ये फोर्स नॉर्मल हो जाएगी, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, अगेन फोर्स बढ़ेगा, घटेगा। और अगर ये एम्पलीट्यूड, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ force varying is too high, so what will happen when it regains the shape, it will gain the momentum also, the plate will get the momentum also, so it will bank, so it will bend backward also. बेसिकली शिप का जो प्लेट है वो इन एंड आउट मूवमेंट होता रहेगा। ये किस टाइप की लोडिंग है, ये साइक्लिक लोडिंग है। साइक्लिक लोडिंग में क्या होता है, मटेरियल का फटीग फेलियर होता है। एवरी मटेरियल इज हैविंग अ सर्टेन लाइफ, फटीग लाइफ, इतने साइकिल्स तक का उसका लाइफ होगा। उस साइकिल के बाद उस मटेरियल में कोई क्रैक डेवलप होगा और वो सडन कोलैप्स हो जाएगा। तो खैर अभी हम लोग पैंटिंग की बात कर रहे हैं, तो पैंटिंग इज बेसिकली इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द प्लेट ड्यू टू द change in sea condition and the ship's pitching and rolling movement. तो ये तो हो गई आपको पैंटिंग। तो अब पैंटिंग स्ट्रिंजर की बात करते हैं। पैंटिंग स्ट्रिंजर एज द नेम सजेस्ट कि ये जो स्ट्रिंजर प्रोवाइड की जा रही है वो पैंटिंग को रिड्यूस करने के लिए या पैंटिंग के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। तो
तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है जनरली पैंटिंग स्ट्रिंजर? तो पैंटिंग स्ट्रिंजर मोस्टली लोकेटेड होता है, ये स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड की जाती है वो फोपिक टैंक में प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बाउ जो है आपका सबसे ज़्यादा वेव से एक्सपोज होता है, सबसे पहला हिट वेव बाउ को ही करता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस ड्यू टू वाटर प्रेशर एक्ट्स ऑन द साइड सेल। तो अगर पैंटिंग स्ट्रिंजर की लोकेशन की अगर आपसे बात की जाएगी तो आप बोलेंगे ये फोपिक टैंक में प्रोवाइड की जाती है। वन, अब ये स्ट्रिंजर लोकेशन किस वे में लोकेटेड होता है, मीन्स इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ये हॉरिजेंटल प्लेट है, तो ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड होता है। इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ डायरेक्शन। अगर ये फॉरवर्ड है आफ्टर तो इस वे में लोकेटेड होता है, इट इज नॉट ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स ये हो गया, या प्लेट का ट्रांसवर्स ये भी हो गई, प्लेट का हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड एंड ऑफ डायरेक्शन। ये किस चीज की बनी होती है, तो आपको स्टील प्लेट है। कैसी स्टील प्लेट है, तो ये हेवी स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट लाइक वाश प्लेट, वाश प्लेट इज लाइट स्ट्रक्चर, तो ये हेवी स्ट्रक्चर है। चलिए उसकी बात हम लोग कंस्ट्रक्शन में करें। लोकेशन में आप ये दोनों पॉइंट, फोपिक टैंक हॉरिजॉन्टली लोकेटेड इन फॉरवर्ड एंड हाफ डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में डाल कर डिस्कस करेंगे। अब मटेरियल की बात करते हैं, चलिए इसकी मटेरियल। ये स्टील प्लेट है, हेवी स्ट्रक्चर है, नॉट लाइट लाइक वाश प्लेट, वाश प्लेट लाइट स्ट्रक्चर होता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि कंस्ट्रक्शन ये किस वे में कनेक्टेड होता है इन फोपिक टैंक, तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना ली जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ये कर्व शेप होता है टू अवॉइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन।
ये बीम है, इसको पैंटिंग बीम बोली जाती है। ये फ्रेम्स है, पैंटिंग बीम ऑल्टरनेट फ्रेम पे लोकेटेड होता है। ये बीम, ये प्लेट अगर ऊपर है तो बीम नीचे से उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सेंटर लाइन है, शिप की सेंटर लाइन है, तो ये आपका वाश प्लेट हो गया। येलो कलर वाली जो है वाश प्लेट है। अच्छा, कुछ भी ये सारे जो स्क्वायर शेप जो दिख रहे हैं आपको पर्पल कलर में, वो आपका फ्रेम्स है। सॉलिड येलो कलर से दिखाया जा रहा है, ये राउंड बार है। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। राउंड बार, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो फ्रेम्स है। ये कोलिजन बल्कहेड है। ये वॉश प्लेट है। ये जो रेड वाली जितनी भी स्ट्रक्चर है, 1 2 3, ये पैंटिंग बीम है। बीम को सपोर्ट के लिए पिलर दी हुई होती है, पिलर जो नीचे से बीम को सपोर्ट करता है। बीम अगर ऐसे लगा हुआ है तो बीम पे ये पिलर है। दिस माय दिस फिंगर इज द पिलर।
for the beam. If this is beam, so this is pillar. ये जो बीम है डायरेक्टली स्ट्रिंजर से नीचे से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ये आपका स्ट्रिंजर है तो बीम इसके नीचे है, बट ये डायरेक्टली स्ट्रिंजर से कनेक्टेड नहीं होता है। इसके बीच में प्लेट होता है जो स्ट्रिंजर से, स्ट्रॉन्ग प्लेट होता है जो स्ट्रिंजर से वेल्डेड होता है, और उस वेल्डिंग पे आपका बीम का वेल्डिंग होता है, लाइक दिस। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस प्लेट को क्या बोलते हैं। तो ये आपका हो गया प्लान ऑफ द पैंटिंग स्ट्रिंजर लोकेटेड इनसाइड द फोपिक टैंक। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, हाउ मेनी पैंटिंग स्ट्रिंजर? डिपेंडिंग ऑन, आपका आंसर होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन फोपिक टैंक साइज एंड डेप्थ प्लस डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रक्चर to bear the max stress। है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करेंगे कि कितना देना चाहिए, कितने गैप पे देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस तो दे नहीं सकते हैं। कंटिन्यूअस देंगे तो बहुत हेवी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको स्टील भी बचाना है, वेट भी कम रखना है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना है। तो आपका कैलकुलेशन होगा कि हेवी सीज में, द मोस्ट हेवी सीज जब ये इनकाउंटर करता है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग कितने गैप पे मैं स्ट्रिंजर प्रोवाइड करूं जिससे वो पैंटिंग को नलीफाई कर देगा। अकॉर्डिंगली यू डिसाइड द नंबर ऑफ स्ट्रिंजर। अब ये देखिए इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, कैसे कनेक्टेड है ये पैंटिंग स्ट्रिंजर। एवरी ऑल्टरनेट फ्रेम पे बीम है, दैट इज पैंटिंग बीम है। ऑन ऑल्टरनेट फ्रेम पे जो ये पैंटिंग बीम नीचे से स्ट्रिंजर प्लेट को सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि पैंटिंग बीम से ये पैंटिंग स्ट्रिंजर कनेक्टेड है। दूसरा, ये साइड सेल्स है या सेल प्लेटिंग कह लीजिए, सिप का सेल प्लेटिंग, तो सिप के सेल प्लेटिंग से भी कनेक्टेड है।
तीसरा कोलिजन बल्कहेड से कनेक्टेड है। समटाइम्स ये प्लेट को कंटिन्यूअस आप नहीं रख पाएंगे बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन। तो आप समझिए यहां से लाइक दिस आपने ये प्लेट रखा और इसको इस शेप के प्लेट से ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेस्ट हुक का शेप है। दिस इज ब्रेस्ट हुक। तो ब्रेस्ट हुक का जो अगर आप शेप बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस विथ a lightning hole in it। ये ब्रेस्ट हुक है आपका। ब्रेस्ट हुक का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे दो स्ट्रिंजर है, नंबर 1 स्ट्रिंजर, नंबर 2 स्ट्रिंजर, तो इनके बीच का जो पार्ट है उसको बैक करने के लिए ब्रेस्ट हुक डाला जाता है। अगर आप शिप स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखें, ये अगर एक स्ट्रिंजर है, दूसरा स्ट्रिंजर ये है, तो इन दोनों के बीच के गैप को स्ट्रेंथन करने के लिए आप ब्रेस्ट हुक डालते हैं। टैंक और ऊपर है तो यहाँ भी लाइक दिस। तो हमारा कनेक्शन देख लीजिए, पेंटिंग बी के साथ है। ऑल्टरनेट पेंटिंग बीम ऑल्टरनेट फ्रेम से कनेक्टेड है, के पास कनेक्टेड है। देखिए एक फ्रेम छोड़ करके कनेक्टेड है। पेंटिंग बीम को क्या सपोर्ट कर रहा है? पेंटिंग बीम को सपोर्ट कर रहा है आपको पिलर, ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये पिलर है जो नीचे से उसको सपोर्ट कर रहा है। ये सेल प्लेटिंग से कनेक्टेड है, कोलिजन बल्कहेड से कनेक्टेड है, राउंड बार से कनेक्टेड है। राउंड बार जो फॉरवर्ड मोस्ट पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग राउंड बार नीचे तक रन करता है, जो कील के साथ कील के अलोंग होता है इन द फॉरवर्ड रीजन। और उसके ऊपर आपका स्टेम प्लेटिंग आती है, इसके ऊपर स्टेम प्लेटिंग को वेल्ड किया जाता है। तो ये राउंड बार से भी कनेक्टेड है। अब हम लोग सोचते हैं इसका पर्पस क्या होगा, पेंटिंग स्ट्रिंजर का पर्पस क्या होगा। तो अगर आप पर्पस लिखें टू प्रिवेंट हल और शेल प्लेटिंग, रादर शेल प्लेटिंग। फ्रॉम पेंटिंग। दूसरा स्ट्रक्चरली ये सेल प्लेट को सपोर्ट कर रहा है, टू सपोर्ट सपोर्ट सेल प्लेट, सपोर्ट करके उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, टू इंक्रीज रिजिडिटी
चौथा, जो भी फोर्स जो सेल प्लेट पे आ रहा है वो इससे ट्रांसमिट होकर के वो बीम, पिलर, कोलिजन बल्कहेड, फ्रेम्स सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. तो it is helping in distributing the load. So these are the main purposes of your panting stringer. You can think of many, but these are the main. Basically, to avoid panting, cell plate support, rigidity to the cell plate, distributing the C load which is coming up on the cell plating. In case if you have more questions on it, you are welcome to write in the comment box. I will include those as well. तो बेसिकली अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाए तो आपका प्लेट पैंटिंग होगा. पैंटिंग इज बेसिकली वाइब्रेशन, साइक्लिक लोडिंग, और आगे पीछे मूव करेगा और अल्टीमेटली प्लेट का फटीग फेलियर हो जाएगा. प्लस अगर हेवी सीज इतनी ज़्यादा हो कि स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है सेल प्लेट पे वो उसके यील्ड स्ट्रेस के ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका प्लेट फिर वापस ओरिजिनल शेप को रिकवर नहीं कर पाएगा, उसमें बकल रह जाएगी. एंड इट विल बिकम अ वीकर स्ट्रक्चर. तो चीज़ वही है कि आपका प्लेट अंदर की ओर जाना चाह रहा है, बट ये हमारा स्ट्रिंजर है. अगर प्लेट यहाँ से प्लेट अंदर की ओर आना अंदर की ओर उस पर फोर्स लग रहा है, प्लेट ऐसे मूव होने की कोशिश कर रही है, तो ये हमारा स्ट्रिंजर है, उसको रोक के रखेगा. इन ए कॉमन लैंग्वेज इफ यू कैन से. So hopefully this video is helpful for you to understand the concept of panting stringer and the construction of panting stringer, how it is connected, how many, what kind of material, is it a heavy structure or is it a light structure. So these all things are covered here. If you have more questions on it, you can write. I'll re-explain. Thank you.